ठीक है, गुड आफ्टरनून। मेरे को एक बात बताओ, ये आप लोग कर क्या रहे हो इंटरव्यू में? आप में से जिन जिन का इंटरव्यू इतनी कमजोर इकोनॉमिक्स, बेसिक बेसिक चीजें नहीं अटेम्प्ट हो पा रही। आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखनी पड़ रही है कि एक बार मैं देखूं तो सही आपको इकोनॉमिक्स समझ में लगी कि नहीं लगी। एक इतना सिंपल सा सवाल पूछा इंटरव्यू में कि जो रेपो रेट है, रेपो रेट, इसका कंट्रोलिंग नेचर जीडीपी ग्रोथ पे होता है कि इन्फ्लेशन पे होता है? वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। अरे भाई दोनों पे होता है। किसने बोला एक पे होता है? दोनों पे होता है। अगर गिरेगा तो ये, चढ़ेगा तो ये। अपनी इकोनॉमिक्स अच्छी कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। जितने लोग इंटरव्यू दे के आए पूछ लेना, इकोनॉमिक्स बजट, इकोनॉमिक्स बजट, ये दो चीजें पूछ रहे हैं। आज आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल करा रहा हूं, बिल्कुल शुरू से कराऊंगा, अच्छे से कर लो। एक मिनट में आ रहा हूं। जितने भी बजट पे सवाल आ रहे हैं, जितने भी, सारे के सारे एक डायग्राम से निकल सकते थे। मैंने आपको कराया भी था, किसी को आ ही नहीं रहा है। बजट, बजट के तीन कंपोनेंट्स, कमाई, खर्चा, कर्जा, रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, लोन नहीं, डेफिसिट, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल है उसको छोड़ दो। अब क्या करना होता है? जहां जहां लिखा है रेवेन्यू वहां लिखना होता है फिक्स, यहां लिखना होता है नॉन फिक्स। एग्जाम्पल, फिक्स कमाई टैक्स, फिक्स खर्चा सैलरीज पेंशन, फिक्स नॉन फिक्स कमाई लोन्स, नॉन फिक्स खर्चा न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बताओ, इंटरव्यू में पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर इन डिफेंस? उसको नहीं आता था। कितना आसान है बताओ। न्यू वेपन्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ डिफेंस होता है। उनको नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको वेपन चाहिए, न्यू वेपन्स। इतना मुश्किल तो है ही नहीं। एक ये डायग्राम आना चाहिए था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स। जब हम दुनिया के साथ गुड्स का ट्रेड करते हैं, हम सरप्लस में है कि डेफिसिट में? सामान हम ज्यादा दुनिया को बेचते हैं कि दुनिया से मंगवाते हैं? कच्चा तेल, नेचुरल गैस किस में आता है? इसमें तो आता है, डेफिसिट। हम दुनिया को सर्विसेज ज्यादा बेचते हैं कि दुनिया से सर्विसेज ज्यादा खरीदते हैं? बेचते हैं, सरप्लस। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट दुनिया ज्यादा करती है कि हम दुनिया में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं? सरप्लस। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या निकल के आता है? हम नुकसान खा लेते हैं 100 का, फायदा करते हैं 50 का। अच्छा, ओके ओके। नहीं, एक बार तो स्टार्ट करके गए,
तो मैं बंद हो गया। ठीक, तो इन द एंड का क्या हुआ? डेफिसिट। अब मैं आपको सवाल बताता हूं। सवाल पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करंट अकाउंट डेफिसिट? करंट अकाउंट डेफिसिट, हम दुनिया से गुड्स और सर्विसेज उतनी बेच नहीं पा रहे जितनी मंगवा रहे, ये पूछ रहे थे। सिंपल इतना सवाल था। सोचो इंटरव्यूअर दे नहीं पाया, मतलब कैंडिडेट जवाब नहीं दे पाया। क्या कभी भी हम कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते, क्योंकि हम कभी भी इन्वेस्टमेंट जाने नहीं देते इंडिया से बाहर। तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट नहीं आता, करंट अकाउंट डेफिसिट आता है। आप लोग पूछ लो इकोनॉमिक्स में क्या दिक्कत है आपको? ये हमने नहीं किया ग्राफ, किया तो है, इसमें इतना मुश्किल क्या ही था? सिंपल डिमांड सप्लाई में दिक्कत आ रही है लोगों को। डिमांड सप्लाई पूछा कि हमारा फॉरेक्स इस्तेमाल हो रहा है, वी आर यूजिंग फॉरेक्स, वाई? तो किसी तरह से हिंट देके उसको आंसर दिया कि हाँ रुपीज स्टेबल कर रहे हैं, उसने बोल दिया रुपीज स्टेबल कर रहे हैं। फिर पूछा हाउ, कोई जवाब ही नहीं। कैसे कर रहे हैं? असल में हमारे रुपये की तो गिरावट है ही नहीं, ये तो डॉलर की चढ़ाहट है। किसी भी चीज की वैल्यू कब एकदम से चढ़ने लग जाए? जब उस चीज की मार्केट में डिमांड ज्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो। अब इसके बाद बड़ा क्रूशियल पार्ट आता है। डॉलर की सप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया में सिर्फ एक कंट्री के पास है, यूएसए, क्योंकि उनकी करेंसी है। पर वो नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी कंट्री में जब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है आप करेंसी प्रिंट नहीं करते, आप कम करेंसी प्रिंट करते हो। तो यूएस करेंसी प्रिंट कर नहीं रहा है, जिसकी वजह से दुनिया में डॉलर की सप्लाई में दिक्कत आ रही है, डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसे किसी चीज की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो तो उस चीज की क्या बढ़ती है? वैल्यू, उसकी वैल्यू बढ़ने लग जाती है। इस वैल्यू की बढ़ावट को रोकते कैसे? उसकी सप्लाई बराबर करके। यूएस तो कर नहीं रहा है सप्लाई बराबर, तो या तो बैठ के देखते रहो या खुद कुछ करो। अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास फॉरेक्स में डॉलर पड़ा हुआ है, तो हम उसको यूज करके इसकी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, इसको इक्वेट करने के लिए। इससे क्या होगा? डॉलर की वैल्यू जो बहुत तेजी से बढ़ रही है उसमें थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और जो रुपये की गिरावट है उसमें थोड़ी सी आपको चढ़ावट देखने को मिलेगी। सिंपल लॉजिक था। सवाल पूछा, क्या अनलिमिटेड करेंसी प्रिंटिंग करने से, क्या अनलिमिटेड करेंसी प्रिंटिंग करने से मेरी कंट्री में गरीबी खत्म हो जाएगी? क्यों नहीं? आप यकीन नहीं कर पाओगे, कैंडिडेट नहीं जवाब दे पाए, 2 कैंडिडेट इसका जवाब नहीं दे पाए। कितनी गलत बात है। वो मुझे देखने लग गए, मैं आपका इकोनॉमिक्स का टीचर हूं भी नहीं, फिर भी मेरे पे इल्जाम आया, क्योंकि पंगा मैंने खुद लिया हुआ है। अगर मान लो करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स आ रही तो मैं भी क्या करूं? पढ़ानी पड़ेगी ना। बजट है इकोनॉमिक्स, तो मैं क्या कर सकता हूं? मुझे पढ़ानी पड़ेगी आपको, और मुझे ये पता है मैं गलत नहीं पढ़ाता, तो फिर गलत आप हो। तो आपसे क्यों नहीं हो पा रहा मुझे ये बताओ। अगर आपने अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट कर दी तो क्या होगा? कोई काम ही नहीं करेगा। मैं क्यों काम करूं जब मेरे पास पैसा है? पहली तो आपकी गारंटी वहीं खत्म होगी। अभी तो ड्राइविंग फैक्टर है ना पैसा कमाना। अच्छा एक बात, दुनिया में किस चीज की वैल्यू है? जो लिमिटेड है। अनलिमिटेड चीज की तो वैल्यू नहीं करते। अगर करेंसी अनलिमिटेड प्रिंट होगी तो वैल्यू खत्म, फिर दुनिया बार्टर सिस्टम में चली जाएगी। क्या दुनिया में कोई इतना बेवकूफ था जिसने ये किया था? शुक्र है एक कैंडिडेट ने आंसर दे दिया, जिम्बाब्वे था, थोड़ा बहुत ईरान ने किया, वेनेजुला ने किया। अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और बढ़ती है। जैसे ही आप करेंसी को अनलिमिटेड तरीके से प्रिंट करोगे उसमें जीरो ऐड होने लग जाते हैं। जैसे ही किसी करेंसी में जीरो ऐड होते हैं उसकी रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है। लोग बोलते हैं इसको हटाओ। या तो वो डॉलर ले आते हैं करेंसी यूज करने के लिए, ये भी हुआ है दुनिया में कुछ कंट्रीज में, या वो गोल्ड यूज करते हैं, या वो सिल्वर यूज करते हैं, या वो बोलते हैं सब कुछ छोड़ो चलो वापस बार्टर सिस्टम। आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? इतना सिंपल सवाल पूछा जा रहा है कैंडिडेट से, एनपीसीआई के बारे में बताओ और उसके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ।
इतना सिंपल सवाल नहीं हो रहा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया में किस सेक्टर में काम करती है? फिनटेक। फाइनेंस टेक्नोलॉजी में हम क्या क्या बना चुके हैं? एनपीसीआई, यूपीआई, फास्टैग, रुपे, भीम, ई रूपी, इतना कुछ तो है बोलने के लायक। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं लग रहा। सिर्फ सवाल आया स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट, शुक्र है किसने गाड़ी नहीं बोला, चुप ही रह गए वो, शुक्र है। क्या है स्विफ्ट? स्विफ्ट ना दुनिया में करेंसी ट्रेडिंग का एक मैसेजिंग सिस्टम है। बैंक्स को बताता है कि ये पेमेंट आपके यहाँ आ गई, इंडिया से पेमेंट आ रही थी स्विट्जरलैंड पहुंच गई, कनाडा से पेमेंट चाइना पहुंच गई। स्विफ्ट न्यूज में क्यों था? रशिया यूक्रेन की वॉर में रशिया को इसमें से बाहर निकाल दिया था। उससे हमारा क्या नुकसान? हमको रशिया को पेमेंट करनी होती है तो हम स्विफ्ट नहीं यूज कर पा रहे। इसकी फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंशियल ट्रेड, इस तरह से इसकी फुल फॉर्म होती है। हो ही नहीं पा रहा। मैं तो हैरान ही हो गया भाई कि ये बेसिक चीजें नहीं आ रही हैं। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रेड करके इसकी फुल फॉर्म होती है। कहां से ऑपरेट करता है स्विफ्ट, आपको पता है? स्विफ्ट वहीं से ऑपरेट करता है जहां पर यूरोपियन यूनियन के भी हेडक्वार्टर्स है और जहां पर नेटो के भी हेडक्वार्टर्स है। बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में। वहीं से नेटो काम करता है, वहीं से ईयू काम करता है, वहीं से स्विफ्ट काम करता है। ये सबसे अच्छी किताब है यूपीएससी वालों के लिए इकोनॉमिक्स की। ये आपको बिल्कुल नहीं आएगी। इसमें से आपके लायक के टॉपिक ढूंढ रहा हूं, मुझे बताना अगर आता है, अगर नहीं आता तो मैं अभी बेसिक कराता हूं आपको। टाइप्स ऑफ जीडीपी पूछी, आई नहीं भाई। 3 टाइप्स होती हैं जीडीपी की, नॉमिनल, रियल, पीपीपी। इतना आसान सवाल होता है। जीडीपी क्या होता है? आपकी कंट्री ने 1 साल में कितना सामान बनाया। ठीक, मान लो एक दूध की फैक्ट्री है, वो 2023 में 100 दूध के पैकेट बनाते हैं, 2024 में 100 दूध के पैकेट बनाते हैं, 2025 में 100 दूध के पैकेट बनाते हैं। 2023 में एक दूध के पैकेट का दाम था 13 रुपए, तो उन्होंने कमाए 1300 रुपए। अगले साल 14 रुपए, उन्होंने कमाए 1400 रुपए। अगले साल 1500 रुपए, उन्होंने कमाए 1500 रुपए। क्या ग्रोथ हुई? एक के हिसाब से हुई, एक के हिसाब से नहीं हुई। नॉमिनल के हिसाब से ग्रोथ हुई, क्योंकि ये इन्फ्लेशन काउंट करता है। पर रियल, जो सच में रियल है, असली चीज है, वो कह रहा है भाई 100 ही बने, ये कैसी ग्रोथ हुई? तो इसके हिसाब से ग्रोथ नहीं हुई। तो असली जीडीपी डाटा कहां से मिलता है? रियल जीडीपी से। और झूठा जिसमें इन्फ्लेशन काउंट होती है वो कहां से मिलता है? इतना ही समझना है आपने बस, इससे तो आपकी जरूरत भी नहीं है। एक इसका फॉर्मूला भी आता है, आपको नहीं चाहिए वो फॉर्मूला, बस आपने बताना है कि रियल जीडीपी शोज द एक्चुअल इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री बाय एलिमिनेटिंग द इन्फ्लेशन फैक्टर। नॉमिनल जीडीपी इंक्लूड्स द इन्फ्लेशन फैक्टर एंड शोज द इन्फ्लेटेड वैल्यू। फिर हम इसको क्या फॉलो करते हैं पूरी दुनिया में? क्योंकि दिखने में बड़ा है, थोड़ी वैल्यू ज्यादा दिख जाती, थोड़ी ग्रोथ कई बार ज्यादा दिख जाती। चलो बताओ, नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ हमारी ज्यादा होगी कि पाकिस्तान की ज्यादा होगी? पाकिस्तान की, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन 26% है, हमारा 6% है। इन्फ्लेशन तो ज्यादा अच्छी बात नहीं होती, पर नॉमिनल जीडीपी कह रहे हैं अच्छी बात है, बेचो। पीपीपी क्या होती है? परचेजिंग पावर पैरिटी। इतना सिंपल कंसेप्ट होता है ना। मान लो आप 6 लाख रुपए कमाते हो इंडिया में साल के, आपका दोस्त डॉलर्स में कमाता है, आपने कन्वर्ट किया यूएसए में, वो बैठ के 18 लाख कमा रहा है। आप इंडिया में 6 लाख रुपए कमा रहे हो, आपका दोस्त डॉलर में यूएसए में 18 लाख कमा रहा है। आपने सिंपली क्या किया? 6 1 6 6 2 12 6 18, वो मुझसे 3 गुना ज्यादा कमा रहा है। ऐसा नहीं होता। जब वो $1 खर्चेगा वहां पर, तो उसको एक पानी की बोतल भी नहीं मिलेगी। $1.5 की पानी की बोतल है यूएसए में। जब $1 आप इंडिया में खर्चोगे तो 87 रुपीज में 50 रुपए की थाली, 15 रुपए की दूध वाली चाय, आपको कड़वी चाय नहीं मिलेगी, दूध वाली चाय, 5 रुपए का बिस्किट, अभी भी आपके पास 27 रुपए पड़े। पानी पी लेना। 7 रुपए वाली बोतल भी आती है पानी, जो सच में जरूरी होती है। परचेजिंग पावर पैरिटी हमें क्या समझाता है? हमें ये समझाता है कि इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स,
It's about the purchasing power of a consumer which depends upon the inflationary price. मैं कितने कमा रहा हूं इंडिया में और यूएस वाला बंदा कितने, अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे वो लाइफस्टाइल यूएसए में रखना है जो इंडिया में मैं 6 लाख में रखता था, तो यूएसए में कम से कम भी तो मुझे 30 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे, कम से कम 18 में नहीं बात बन पाएगी। आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो अगर आप एक चीज देखो, मैंने आपको तीनों जीडीपी समझाई पर बहुत ही रॉ तरीके से, और आपने ऐसे ही समझनी है। अभी मैं आपको 4 फॉर्मूला लिखा देता हूं, आप कल भूल भी जाओगे। रियल जीबीडी, नॉमिनल जीडीपी, परचेज जीडीपी, पीपीपी, इन तीनों जीडीपी में क्या फर्क है अभी ही जान लो और इसको क्लियर कर दो अपने लिए। अगर अभी भी कोई डाउट है पूछो, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में कंफ्यूज हुए, मैं मान के चल रहा हूं आप लोग इंटरव्यू तक पहुंचोगे, इसलिए पहुंचना। अगर आप इंटरव्यू में कंफ्यूज हुए तो फिर बहुत मुश्किल है आपके लिए। कोई डाउट इसमें? आगे चलते। सोचो रेमिटेंस में सवाल नहीं हो पा रहा भाई, इतना सिंपल चीज नहीं हो पा रही। क्या होता है रेमिटेंसेस? अब एक बंदा है, वो कनाडा गया, तो उसकी फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि भाई हर महीने थोड़ा थोड़ा कुछ घर खर्चा भेजेगा, तो वो भेजता है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, रेमिटेंस वो पैसा है जो इंडिया में अर्न नहीं किया गया पर इंडिया में स्पेंड किया जाएगा। तो इसलिए आरबीआई इस पे खास नजर रखता है। ये पैसा जब इंडिया आता है तो किस करेंसी फॉर्म में आता है? डॉलर। पर फैमिली को तो डॉलर नहीं चाहिए, तो आरबीआई अपनी जेब में से रुपीस निकाल के वो फैमिली को इक्विवेलेंट दे देता है और डॉलर डाल देता है अपने फॉरेक्स रिजर्व। एक आपसे सवाल पूछता हूं, ये अच्छा क्वेश्चन था, देखते हैं आप आंसर कर पाते हो कि नहीं कर पाते। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बैंक्स पब्लिक को लोन देने के लिए वो पैसा यूज क्यों नहीं करते जो डिपॉजिटर ने जमा करवाया है? बैंक आरबीआई से रेपो रेट पे लोन क्यों लेते हैं? अच्छा क्वेश्चन था ये, लॉजिकल सवाल था। क्वेश्चन ही समझ में लगा? आपको पता है ना, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। बैंक को लोन लेने की क्या जरूरत है? बैंक के पास तो डिपॉजिटर्स का करोड़ों रुपया पड़ा होता है। इसका आंसर होता है कि बैंक्स में भूख बहुत होती है। डिपॉजिटर्स का वो जितना पैसा लोन पे दे सकते हैं दे देते हैं, कितना नहीं। अच्छा, कल एक बंदे से पूछा कि बैंक कौन कौन से फंड यूज नहीं कर सकता, इतना इजी सवाल। सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर और एसएलआर, बाकी सब तो यूज कर ही सकता है। इससे इजी सवाल नहीं आपसे पूछने वाला इंटरव्यूअर। बैंक अपने पास रखे गए पैसे में से कौन सा हिस्सा यूज नहीं कर सकता? कैश रिजर्व रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अगर आपको नहीं पता भी बता देता हूं। आरबीआई ने बैंकों को बोला हुआ है कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा होता है तुम तो सारे ही लोन पे देने को भागते हो। ऐसा क्यों? ये सारा पैसा आप लोगों ने बैंक को दिया है। आप लोग जब बैंक को 100 रुपए देते हो तो बैंक आपको कितना वापस करता है? 103। तो आपके 100 रुपए को बैंक अपने पास रख के कुछ नहीं कर सकता, उसको आगे लोन पे दे देता है। इस बंदे से बैंक कम से कम 7 से 8% का ब्याज देता है। 108 रुपए बैंक को वापस मिले, उसमें से 103 आपके थे, 5 रुपए बैंक का प्रॉफिट। तो ये तो चाहेगा मैं सारा ही दे दूं, पर आरबीआई बोलता है कि मान लो तुमने 100% पैसा डाल दिया लोन पे, दे दिया सारा, और उसी टाइम इनमें से किसी को जरूरत पड़ गई, फिर क्या करोगे? होना चाहिए ना तुम्हारे पास थोड़ा इनको वापस, तुम्हारा पैसा तो नहीं था। तो इनको बोलते हैं थोड़ा सा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, किसके साथ रखना होता है? ये आरबीआई के। मेरे पास दे के रखो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत आएगी मैं वापस कर दूंगा। और थोड़ा सा एसएलआर अपने पास ही रखो। ज्यादा बड़ा क्या होता है? एसएलआर के सीआरआर, वो तो 18 तक भी चला जाता है, वो तो 5 पे रहता है। क्या 18 और 5 क्या परसेंट? अगर बैंक के पास 100 रुपए तो 5 रुपए के आसपास आरबीआई को दो कैश की फॉर्म में, और 18 रुपए के आसपास अपने पास रखो। किस फॉर्म में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कल। क्या होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो? ये किसी भी तरह का एसेट हो सकता है, जरूरी नहीं है कैश। एसेट क्या होता है? जो आपको आगे पुश करे, जैसे गोल्ड, लैंड, आपने गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद लिया, आपके पास कंपनी के अच्छे शेयर्स हैं, सब एसेट है। तो ये एसेट की फॉर्म में होना चाहिए और ये कैश की फॉर्म में होना चाहिए। इसको बचकर अब जो रह गया सब लोन पे दिया जा सकता है। जिस दिन ये खत्म हो गया, हाँ बैठो बैठो, जिस दिन ये सारा खत्म हो गया उसके बाद बैंक क्या करे? अभी भी भूख नहीं जा रही है, पैसा तो कमाना ही है। अब बैंक आरबीआई की तरफ जाएगा।
जब बैंक आरबीआई से 100 रुपए लेके आपको आगे 100 रुपए देगा तो आरबीआई आज आरबीआई 100 रुपए देके वापस कितना मांगता है आज 106.25। आप तो उतना ही दोगे वापस 108। आरबीआई से लोन लेने में बैंक को प्रॉफिट इतना नहीं होता जितना आपके पैसे को लोन देने पे हो रहा था, पर आपसे तो कमा लिया जितना कमा सकता था, उसकी भूख नहीं जा रही है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसलिए वो आरबीआई की तरफ देख रहा है। नहीं तो पहला तो वो आप ही का पैसा यूज करता है हमेशा, सबसे पहले तो, पर वो दूसरे नंबर पे वहां देखता है। और आपको बताइए रेपो रेट घटाने की वजह से किसी से इंटरव्यूअर से पूछा, कैंडिडेट से पूछा कि रेपो रेट 6.5 से 6.25 हो गया, इसका डायरेक्ट बेनिफिट बताओ। उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, होम लोन्स की किस्तें सीधे 0.25 से कम कर दी उन्होंने। मतलब जो बेनिफिट आरबीआई ने बैंकों को दिया, बैंकों ने सीधे सीधे कस्टमर को ट्रांसफर कर दिया, एक पैसा भी नहीं अपना बीच में रखा। इतना सिंपल सा इसका जवाब था, जवाब ही नहीं दे पाए कई लोग। ऐसे मत करना भैया, इतनी मेहनत करके आप इंटरव्यू तक पहुंचो और वहां जाके आप ऐसे कर दो तो बहुत खराब हो जाएगा। मिक्स इकोनॉमी क्या होती है भाई, यही नहीं लोगों को पता लग रही। मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सही बनाया मैंने ये? सोशलिस्ट राइट में, कैपिटलिस्ट लेफ्ट में, सही बनाया? मैंने उल्टा बना दिया। सोशलिस्ट हमेशा लेफ्ट होते हैं, राइटिस्ट कैपिटलिस्ट हमेशा राइट होते हैं। ये क्या होता है राइट और लेफ्ट? जैसे इंडिया में कांग्रेस पार्टी लेफ्टिस्ट है इसलिए सोशलिस्ट भी थी, बीजेपी राइटिस्ट है इसलिए कैपिटलिस्ट भी थी। सोशलिस्ट कैसे सोचते हैं? सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। कैपिटलिस्ट कैसे सोचते हैं? ये प्राइवेट के बारे में सोचते हैं ज्यादा, ये पैसा ज्यादा करते हैं, वो सोसाइटी करते हैं। इसके बीच में होती है मिक्स्ड। इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? क्योंकि इंडिया में एक नया मॉडल बनाया हमने, पीपीपी। क्या ये परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं, ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार की भी कंपनी आ जाती है, प्राइवेट भी कंपनी आती है, दोनों मिलकर चले रहते हैं। इसलिए इंडिया को बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। किसी से पूछा बैड बैंक क्या होता है? कहता है जिसका पैसा वापस ना है वो बैड बैंक होता है। मतलब उसने गलती कर दी, टीचर ने उसको पीछे खड़ा दिया तो बैड बैंक। ऐसे थोड़ा ना होता है बैड बैंक। हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका काम है अगर बैंकों का पैसा वापस नहीं आ रहा है, जिसको क्या बोलते हैं एनपीए, अगर बैंकों का पैसा वापस नहीं आ रहा है तो तुम बैंक के पास जाके बोलो कितना पैसा नहीं वापस आया, बैंक बोलेगा 500 करोड़ वापस नहीं आया। तुम बैंक को बोलो ये लो 200 करोड़ और भूल जाओ, बैंक बोलेगा मतलब? तुम बोलो बैंक को पहले तो 500 करोड़ का लॉस हो रहा था ना, बैंक बोलेगा हाँ। तुम बैंक को बोलो ये लो 200 करोड़, अब तुम्हारा लॉस है 300 करोड़, जाओ अगली बार से गलती मत करना। बैंक बोलेगा बात तो सही है, नुकसान तो मेरा कम हो गया, ठीक है डन। अब ये 500 करोड़ की जिम्मेवारी इनकी, हो सकता है ये सारा ले आए, हो सकता है 1 रुपया भी ना मिले। इसकी फुल फॉर्म, इसको ऑफिशियली क्या बोलते हैं? अनऑफिशियल नाम है इसका बैड बैंक। इसका ऑफिशियल नाम है NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको बैड बैंक बुलाते हैं। आप गलती नहीं कर सकते ऐसी कि आप बैड बैंक ही नहीं जानते। एक इंटरव्यू से एक कैंडिडेट से पूछा वेरका प्राइमरी सेक्टर में है कि सेकेंडरी सेक्टर में है कि टर्शियरी सेक्टर है? वेरका तीनों में ही है। जब किसान से दूध लेना तो प्राइमरी, जब उस दूध को प्रोसेस करके दही बनाना तो सेकेंडरी, जब उस दूध को और दही को बेचने के लिए ऐड निकालना तो टर्शियरी। समझे ना? प्राइमरी सेक्टर जो मिट्टी जमीन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर जब जमीन से जुड़ी चीज को फैक्ट्री में ले जाके प्रोसेस कर दिया, टर्शियरी सेक्टर जब किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई सर्विस लगाई, ऐड, कॉलिंग, सोशल मीडिया, इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। चलो बताओ, आपसे 5-6 एग्जाम्पल पूछता हूं, आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बताना। एक बंदा कपड़ों को ऑल्टर करता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी? टर्शियरी, वो आपको सर्विस दे रहा है, सर्विस हुई एक, समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट, एक बंदा फर्नीचर बना रहा है, सेकेंडरी। नेक्स्ट, एक बंदा आपके घर बनाने के लिए आपको पतले दाने की मिट्टी, बालू दे रहा है, प्राइमरी। ये प्राइमरी सेक्टर होता है, वो निकालते नहीं, देखा लैंड माफिया देखा आपने?
सैंड माफिया जो पंजाब में रोपड़ में होता है, वो यही तो कर रहा है। अगला, एक बंदा आपको रोज ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा है, टर्शरी सर्विस हुई एक, सर्विस समझो इसको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सर्विस है ये। नेक्स्ट, एक बंदा स्टील बना रहा है, आयरन ओर इज प्राइमरी, आयरन ओर से आयरन बनाना सेकेंडरी, आयरन से स्टील बनाना इज ऑल्सो सेकेंडरी। तो जब कोई चीज आप नेचुरल फॉर्म में मिट्टी से निकालो, पेड़ से तोड़ो, हवा से निकालो, प्राइमरी। जब वो चीज आपको इतनी पसंद नहीं आ रही और आप उसको एक फैक्ट्री में ले गए, थोड़ा सा प्रोसेस कर दिया, कुछ भी कर दिया, सेकेंडरी। अब टर्शरी क्या होता है? टर्शरी में ना पैसे देने पे एक प्रोडक्ट नहीं मिलता, जनरली एक सर्विस मिलती है। जैसे आपने किसी को बोला यहां से वहां तक छोड़ दो अपने ऑटो रिक्शा में, आपको वो ऑटो रिक्शा तो नहीं देने वाला, वो आपको अपने ऑटो रिक्शा की एक राइड दे रहा है, सर्विस। आपने किसी को बोला कि मेरे लिए सारे दिन बैठ के कॉलिंग कर दो, मेरा प्रोडक्ट बेचो, सर्विस। आपने किसी को बोला कि ये लो मेरा बच्चा नर्सरी में 12वीं तक पढ़ा दो, सर्विस। आप एक रेस्टोरेंट में गए छुट्टी मनाने के लिए, सॉरी एक होटल में गए छुट्टी मनाने के लिए, सर्विस। वैसे तो 4th और 5th सेक्टर ऑफ इकोनॉमी भी होते हैं, पर आपको नहीं आएंगे वो, आप पहले 3 पे रहो। और आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, आपको सच बताता हूँ। जैसे आपको पता होगा मैटर की भी 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसर, प्लाज्मा। कोई नहीं पूछता आपसे, ये ऐसी कभी पता लग गया तो लग गया, ऐसे इकोनॉमी में भी होता है, पर छोड़ दो वो। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है? भाई इतना बड़ा इंडिया का टॉपिक नहीं आता लोगों को, पता नहीं आपको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है? हम लोग ना 1950, 60 और 70 में ग्रो नहीं करते थे, क्यों बताओ क्यों? क्योंकि हम सोशलिस्ट थे, कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट थी, सोसाइटी में गरीबों पे ज्यादा ध्यान देती थी। आप ग्रो नहीं कर सकते अगर आप ऐसे सोचो। तो दुनिया ने एक बात बना ली कि हिंदुओं को ग्रो नहीं करना आता, इसलिए 4 या 4.5 या 5% की जीडीपी ग्रोथ रेट को बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। सिंपल टॉपिक, कुछ नहीं है इसमें उसके अलावा। हमारी कंट्री में कितने 5 ईयर प्लान आए थे, जिसके बाद प्लानिंग कमीशन खत्म करके नीति आयोग बनाया था? 12 आए थे। सबसे बड़ी कमेटी पॉवर्टी एस्टिमेशन पे किसने बनाई थी? सी रंगाराजन कमेटी, सबसे बड़ी पॉवर्टी एस्टिमेशन की कमेटी थी। और किसानों पे सबसे बड़ी कमेटी कौन थी? स्वामीनाथन कमेटी, जो MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन को लीड किया था। 2 कमिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछ रहे हैं। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन जी, जिन्होंने अमूल की भी शुरुआत की थी। अमूल की फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, गुजरात में आनंद शहर, जहां पर अमूल काम करता है। लोग माइक्रो फाइनेंस और मैक्रो फाइनेंस को नहीं समझा पा रहे। आपको मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी पता है? मैक्रो इकोनॉमी होती है कंट्री की इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी होती है आपके घर की इकोनॉमी। तो मैक्रो फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस होता है छोटा फाइनेंस जो घर को चाहिए होता है, मैक्रो फाइनेंस जो बड़ी बड़ी कंपनियों को चाहिए होता है। समझे कि नहीं समझे? इतना सा तो फर्क है। जनधन योजना बहुत पूछ रहे हैं, प्लीज जनधन योजना आपको आनी चाहिए। सोचो लोग इंटरव्यू में सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का फर्क नहीं बता पा रहे। बजट में भी मैंने आपको दिखाया था। अगर एक स्कीम है जिसकी इंप्लीमेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और उसमें जितना पैसा लग रहा है वो भी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अगर एक स्कीम है जिसकी इंप्लीमेंटेशन में सेंटर के साथ स्टेट को भी आना पड़ रहा है और फाइनेंसिंग में
बड़ा हिस्सा सेंटर दे रही है और छोटा हिस्सा स्टेट दे रही है, इसको बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या आप दोनों का एक एग्जांपल बता सकते हो? पीएम किसान, हर साल हर एक इंडिया के किसान को 6,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है। आपने एमजी नरेगा सुना है? वो एग्जाम्पल इसका है। स्टेट्स को भी पैसा देना होता है। क्यों हिमाचल 10% ही देता है, 90% सेंटर, पर पंजाब को कई बार 30% देना होता है, 70% सेंटर? क्योंकि हिमाचल हिमालयन स्टेट्स और हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल पैकेजेस मिलते हैं। आपको याद है थोड़े दिन पहले एक स्टेट फिस्कल रिपोर्ट आई थी जिसमें सबसे अच्छे फाइनेंसेस थे उड़ीसा के, सबसे खराब किसके थे? पंजाब के। उसमें 18 स्टेट्स क्यों थी? हमारे पास तो 28 स्टेट्स है। कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और कोई भी हिमालयन स्टेट उसमें इंक्लूड नहीं की गई, क्योंकि वो सेंट्रल असिस्टेंस प्रोजेक्ट में चलते हैं, तो उनके फाइनेंसेस ऐसे कैलकुलेट नहीं होते। वो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है वहां पर। सिंपल सवाल पूछा गया, अगर किसी की 13 लाख इनकम है तो बताओ न्यू बजट इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कितना बनेगा? लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर आपको लगता है ना आपको वो चार्ट नहीं याद रहेगा, देखो कितना आसान चार्ट है। 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, ये चलते रहो। 0, 5, 10, 15, 20, इतना ही तो है। 13 लाख की इनकम पे उसके पहले 4 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, अगले 4 लाख पे 5%, 4 लाख का 5% होता है 20,000, वो कितने में पहुंच गया? 8 लाख पे। अगले 5% पे 10%, 40,000, वो कितने पहुंच गया? 12 लाख पे। अब उसका 13 लाख में से 1 लाख यहाँ पर बचा, 1 लाख का 15%, 15,000, तो उसका टैक्स कितना बना? 75,000 रुपीज। ये गलती नहीं आप कर सकते भाई। बजट आए हुए 15 दिन हुए और आपसे ये ना निकले तो बहुत ही खराब बात है। ये तो वो बिल्कुल ही पूछेंगे आपसे, क्यों ना पूछें, वो उनका हक बनता है पूछना आपसे। इतना सिंपल सवाल। इंडिया के प्राइवेट बैंक्स 1990s के ही क्यों बने हुए हैं? उससे पहले हमारे प्राइवेट बैंक्स क्यों नहीं बनते थे? सारे सरकारी बैंक्स तो 1940, 50, 60 के, ये प्राइवेट बैंक सारे 1990 के। क्योंकि प्राइवेट बैंक्स का इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने राष्ट्रीयकरण कर दिया था 1969 में 14 बैंकों का, और 1980 में जो बचे हुए 6 बैंक थे। मतलब हमारे पास प्राइवेट बैंक्स बहुत हुआ करते थे। सरकार ने कुछ लोगों को राष्ट्रीयकरण ही नहीं समझा रहा। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? जब किसी प्राइवेट कंपनी को सरकार पब्लिक बना दे, सिंपली नेशनलाइजेशन हो गया। सबसे बड़ा एग्जांपल एयर इंडिया, पहले टाटा का होता था, सरकार ने छीन लिया था। इतने साल चलाने के बाद चला नहीं तो वापस कर दिया टाटा को। तो टाटा क्या हो गया था? नेशनलाइज फर्म बन गई थी। सरफेसी पे यहां भी सवाल पूछ रहे और वहां भी पूछ रहे। क्या होता है सरफेसी? यार ऐसे अब आप करोगे तो फिर कैसे बात बन पाएगी? आप कह रहे हो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे तो सारी किताब ही कम पड़ जाएगी कराने में आपको। मैं ऐसे कैसे करूंगा मैं? फाइनेंस कमीशन क्या होता है बताओ? इतनी बार मैंने आपको बताया कि हमारी कंट्री में जो भी टैक्स इकट्ठा होता है, रेवेन्यू इकट्ठा होता है ना, उसकी 2 तरह से डिवीजन करनी होती है। सेंटर और स्टेट को कितना देना है, इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन। कि 100 रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ है, सेंटर को 42 रुपीज दे देते हैं, बाकी बचा हुआ 58 स्टेट्स को। फिर स्टेट में पंजाब को कितना देना है, हिमाचल को कितना देना है, तमिलनाडु को कितना देना है, ऐसे करते हैं। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन। पंजाब को हो सकता है इस 58% के 100% में से पंजाब को मिलेगा 1.5%, हिमाचल को मे बी 0.9%, तमिलनाडु को मे बी 2.1%, इस तरह से। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन। कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। इस टाइम पे प्रेसिडेंट ने कौन सा फाइनेंस कमीशन सेट किया हुआ है? 16वां। पर अभी काम कौन सा कर रहा है? 15वां। 16वां तो बैठा भी, वो रिपोर्ट लाने में टाइम देगा, बड़ा टाइम लगेगा उस सब में। इतना सिंपल सवाल है। रिसेंटली बैंकिंग लॉज अमेंड हुए, क्या सबसे बड़ी चीज बदली? नॉमिनीज का नंबर बदला है। पहले 1 हो सकता था, बढ़ा दिया नॉमिनीज। इतना सिंपल सा तो ये सवाल था।
दो तरह की इन्फ्लेशन नहीं पता पारे लोग, कौन सी होती है दो तरह की इन्फ्लेशन? कंज्यूमर प्राइस, होलसेल प्राइस, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। एक होती है आप लोगों के लिए, एक होती है जो थोक में माल खरीदते हैं उनके लिए। फिर पूछा कि आरबीआई कौन सी इन्फ्लेशन रिलीज करता है जिसमें कंट्री को चिंता हो जाती है? कंज्यूमर वाली करेगा, उसको डब्ल्यूपीआई से क्या लेना देना, आप लोगों की इन्फ्लेशन से लेना देना है। नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं? जब आप किसी फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहते हो पर आप डॉलर नहीं यूज करना चाहते तो आप लोकल करेंसीज में ट्रेड करते हो, तो खुलते हैं नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट। इतना सिंपल था। रशिया के साथ हमने शुरू किया था नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो। अगर अभी भी आपका इकोनॉमिक्स में कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लो। तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एक ये आनी चाहिए, मतलब अगर मैं बोलूं ना बनाओ तो आप बना सको। एक ये, एक ये, एक ये। अगर आपकी घंटी का रेपो रेट गिर रहा है तो लिक्विडिटी बढ़ने वाली है, ग्रोथ बढ़ने वाली, इन्फ्लेशन बढ़ने वाली। अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो लिक्विडिटी गिरने वाली, ग्रोथ गिरने वाली, इन्फ्लेशन गिरने वाली। ये बस आप मान ही लो। अगर आपको नहीं हो रहा तो रट लो इसको, पर आपको ये करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 में मैं आपको क्या ही बनाऊं? डिमांड सप्लाई है वो, तो इसमें क्या ही बताऊं? किसी चीज की डिमांड ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, तो वैल्यू नॉर्मल।